मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी पॉलिटी की क्लास कर रहे थे और उससे ही क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, है ना? यह एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जहाँ से लगभग हर साल 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जब हम मिलान की बात करते हैं, तो वहाँ पर आता है कि आखिर नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, ठीक है? ये कुछ बातें हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या-क्या हैं, है ना? तो जो सबसे पहली बात पढ़ेंगे वो हम यही जानेंगे कि आखिर नागरिकता का मतलब क्या होता है, ठीक है? किताबों में किस प्रकार से इसको डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कुछ पॉइंट्स और उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके पास किस प्रकार के अधिकार हैं और कौन-कौन से विशेषाधिकार हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको भारत के नागरिक होने के नाते कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं, ठीक? जो कि विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। तो आपको कुछ अलग से एडवांटेज मिलता है भारतीय नागरिक होने का, तो उसको जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि नागरिकों के संवैधानिक नागरिकता का जो संवैधानिक उपबंध है, मतलब संविधान में कहाँ पर, किस अनुच्छेद में, किस भाग में लिखा गया है। एंड देन उसके बाद हम ये जानेंगे कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 4 श्रेणियाँ ऐसी कौन-सी हैं जिसमें लोग भारत के नागरिक बने थे, ठीक? और उसके बाद फिर हम जानेंगे इसका जो संशोधन हुआ था 1955 तथा उसके बाद नागरिकता का संशोधन कितनी बार हुआ है, कौन-कौन सा संशोधन है और किस-किस सन में हुआ है। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया 2020 के आसपास। और देन आपका ये पूछा जाता है कि जो नागरिकता का अर्जन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो 5 प्रकार हैं, तो पाँचों प्रकार के हम डीपली जानेंगे, ठीक? और उसके बाद फिर आएगा नागरिकता की समाप्ति। आखिर हम अगर भारतीय नागरिक हैं, तो इसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, या सरकारें हमारा जो हम अगर चाहें, तो किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो समाप्त कर सकती हैं। तो वो कैसे कर सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे गए हैं। और लास्ट में है कि एकल नागरिकता। एक लाइन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल है कि दोहरी नागरिकता है? ठीक है? चलिए, इन सब के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम जानेंगे कुछ करंट अफ़ेयर्स की बातें हैं, जैसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना? एनआरसी क्या होता है? विदेशी नागरिकों निवासियों के विशेष दर्जे, है ना? जैसे किसको हम एनआरआई बोलेंगे, किसको हम पीआईओ बोलेंगे और किसको हम ओसीआई बोलेंगे, है ना? और उसके बाद हमारा है सीएए, है ना? नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? इसके बारे में जितनी बातें हैं वो सबको जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि आधार कार्ड क्या है? जो हमारा आधार कार्ड वो क्या है? निवास का प्रमाण पत्र है कि हमारे भारतीय नागरिक होने का निवास प्रमाण पत्र है कि हमारी मूल पहचान पत्र क्या है? उसके बारे में जानेंगे, ठीक? तो मोटा-मोटा आपको इस चैप्टर के बारे में पता होगा होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर नागरिकता का अर्थ क्या होता है ना? चलिए, तो नागरिकता के अर्थ के बारे में जो पहली बात लिखी गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो यही है कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। अगर कोई राजनीतिक समुदाय है, जिसको हम आमतौर पर देश या राज्य कहते हैं, ठीक है? उसका आप क्या हैं? पूर्ण और समान सदस्य हैं। अगर आपके पास उसकी नागरिकता है, तो आप उसके क्या हैं? मेंबर हैं, सदस्य हैं, ठीक है? चलिए, दूसरी बात ये है, नागरिकता सिर्फ राजसत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण ही नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। हम वहाँ के सिर्फ मेंबर ही नहीं हैं, बल्कि मेंबर के साथ हमारे पास कुछ अधिकार भी हैं। अगर हम आपके सदस्य हैं, अगर आपकी कम्युनिटी के सदस्य हैं, तो हमारे पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं या कुछ नागरिक अधिकार भी मिलते हैं। तो वो क्या-क्या है, वो भी जान लेते हैं। ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि नागरिकता सिर्फ राजसत्ता या उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण ही नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी बताता है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति निश्चित दायित्व भी शामिल हैं कि आपके कर्तव्य क्या होंगे, यह भी आपको जानना चाहिए। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं ही नहीं हैं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल है। अगर आप नागरिक हैं, तो आपके अंदर जो कुछ नैतिकता है, जो आपके नैतिक दायित्व हैं, जो आपके नागरिक दायित्व हैं, वो दोनों बातें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है? तो इन मायनों में जो है नागरिकता होती है। अभी यही सब बातें आज जब आगे बढ़ते जाएँगे तो और स्पष्ट होती जाएँगी।
तीसरी बात यह है कि नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। ये आपके यूपीएससी में पूछी गई बात है। ठीक है? कि नागरिक जो अगर आप किसी देश के नागरिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है या जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके भी आप क्या हैं? उत्तराधिकारी या फिर न्यासी, ठीक है? माने जाते हैं। और चौथी बात ये है कि अतः नागरिकता कुछ व्यक्तियों को दायित्व, अधिकार और कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। अब देखिए, अगर आप कहीं के नागरिक होते हैं किसी देश के, तो उसका मतलब क्या है? अब आपको आपके व्यक्ति को दायित्व, आपके के कुछ नैतिक दायित्व भी मिलते हैं, आपको कुछ अधिकार भी मिलते हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं और साथ में आपको कुछ विशेषाधिकार भी मिलता है। ठीक है? तो नागरिकता आपको इतनी चीज़ें देती है ना? ये तो बात हो गई कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर नागरिक होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होते हैं। हम अगर भारत की बात करें, चूँकि हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर क देखा जाए, तो किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। आप सबको पता है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं और जो विदेशों से हमारे यहाँ घूमने आते हैं या विदेशों से आकर के यहाँ पे रहते हैं, तो क्या हो जाएँगे? विदेशी हो जाएँगे। अब विदेशी भी 2 तरह के होते हैं, एक जो हमारे मित्र देशों के नागरिक हैं और एक वो जो हमारे शत्रु देशों के नागरिक हैं, ठीक है? और इन दोनों में भी कैटेगरी है, जो हमारे दोस्त हैं उनके जो नागरिक होंगे उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, जो हमारे शत्रु देश हैं उनके जो लोग होंगे उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, है ना? हम जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस बात का हमने मेंशन किया था कि कुछ अधिकार हमको सिर्फ़ भारतीय होने के नाते मिल रहे हैं और वो अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है? चलिए। और दूसरी बात इसमें देखो लिखी गई है कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक जो होगा भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपके पास सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होंगे। चौथी बात हम ये करते हैं कि दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी ये देखो लिखा है ना, सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक है, तो उनको जितने अधिकार भारतीयों को मिले हैं, उतने अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है? चलो भाई। और नहीं मिलते हैं। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं, एक विदेशी मित्र और एक विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, जैसे रसिया इस समय चल रहा है, रूस, है ना? और विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। इन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं, इन लोगों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से जो हमारे मित्र देश के नागरिक हैं या जो भारतीय नागरिक हैं, उनको अगर अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद भी उनके पास कई सारे अधिकार होते हैं, लेकिन इनके पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता, जो हमारे शत्रु देश के नागरिक हैं। ठीक? ये तो इनकी कैटेगरी हो गई और इसके बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो उस नाते आपको कितने प्रकार के अधिकार मिले हैं और कितने प्रकार के आपके पास विशेषाधिकार मिले हैं। मतलब पूरे चैप्टर की जो है जान इसी पॉइंट में है। इसको हम मोस्ट आईएमपी बोल सकते हैं। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो आपका पॉइंट है ये, कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो इस नाते आपको कितने प्रकार के अधिकार और कितने प्रकार के विशेषाधिकार मिल रहे हैं। इसको देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 आपको मिलता है कि आपको इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं हो सकता है। ठीक है? इस प्रकार का आपको मूल अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद 16 के तहत। तीसरी बात, वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। सम्मेलन करने, संघ बनाने अथवा संचरण करने, निवास या व्यवसाय करने की आपको आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है? ये देख रहे हैं, ये आपके मूल अधिकार और साथ में अभी आपको विशेषाधिकार भी मिलेंगे। ये हो गए। चौथा आपको मिल जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30,
है ना? तो ये जो आपको 4 मिले हैं, 1 से लेकर के 4, ये आपको भारत के नागरिक होने के नाते आपको अधिकार मिले हैं। इसके अलावा जो 5वाँ, 6ठा और 7वाँ ये जो 3 पॉइंट है, ये आपको विशेष अधिकार मिले हैं और ये जो विशेषाधिकार है, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है? अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में आएगा, ठीक है? तो उनको ये जो 5, 6 और 7 है, ये नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या-क्या है? जैसे लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, ठीक? इस नाते देखो हमने यहाँ पे पॉइंट करके आपको लिख भी दिया है कि पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 हमारे क्या हैं? विशेषाधिकार हैं। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। 7वीं बात ये है कि सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यपालों के पद, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको मिला है भारतीय नागरिक होने के नाते। यह किसी भी विदेशी को नहीं मिल सकता है। तो इस बात को जानते रहिएगा, यूपीएससी में इसी प्रकार से आपको सवाल में घुमा देता है। आपको 1 पॉइंट यहाँ से लिख देगा 1 लाइन और 1 लाइन आपको लिख देगा 5, 6 और 7 में से कोई 1 लाइन लिख देगा और इन दोनों में से कहेगा कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि कोई नहीं सही है। इस नाते इसको हमने बहुत बाकायदे से अलग-अलग करके लिख के आपको बता दिया है। ठीक है? तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अधिकार के रूप में मिले हैं, मूल अधिकार के रूप में और 3 पॉइंट ऐसे हैं 5, 6 और 7 ये आपके विशेषाधिकार हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। ठीक? बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, तो पॉइंट नंबर 8 में यह कह रहा है कि उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। ये अभी आपको हमने मौलिक मौलिक कर्तव्य में पढ़ा दिया था। जैसे कर का भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना और देश की रक्षा करना। ये हमारा जो है भारतीय नागरिक होने के नाते ये हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक? पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो यह भी आपका जो है यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है? इसमें यह पूछा गया था कि भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। अगर भारत का कोई राष्ट्रपति होगा, तो वह वही व्यक्ति हो सकता है जो जन्म के आधार पर या प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है? लेकिन जो भारत के अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे केवल जन्म का आधार ही नागरिकता बनने के लिए बाधा नहीं होता है। जैसे आपका अमेरिका है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, तो अगर आप वहाँ पैदा हुए हैं, तो तभी आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से जा कर के, वहाँ पे रह कर के वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है? इस बात को हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि अगर भारत में आपको राष्ट्रपति बनना है, तो इसमें लिखा गया है कि भारत के नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक? ये 2 बातें जो आपसे पूछी गई हैं, तो इस नाते जानते रहिएगा। नेक्स्ट आपका है कि नागरिकता का जो संवैधानिक उपबंध है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से यूपी पीसीएस पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे गए बातें हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपसे पूछा ही गया उत्तर प्रदेश पीसीएस के किसी एग्जाम में, चाहे आपका आरओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे लोअर हो, चाहे आपका जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है मेन वाला वो। तो सबसे पहली बात ये कि नागरिकता आखिर भारत के संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अनुच्छेद कौन-सा है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग आपका भाग 2, ठीक? दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें कह रहा है कि इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ठीक है? सिर्फ़ नॉर्मल बातें लिख दी गई हैं, लेकिन बहुत विस्तृत तौर पे इसके बारे में नहीं लिखा गया है। यह सिर्फ़ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 में को भारत के नागरिक बने थे। ठीक? और तीसरी बात यह है कि इस प्रकार संसद के ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया था, जिसका 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। ठीक है? अगर नागरिकता से संबंधित कोई आपसे अधिनियम पूछता है, तो जो सबसे पहला अधिनियम था, वो कौन-सा होगा? नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार इसका जो अभी तक संशोधन किया जा चुका है और जो अंतिम बार संशोधन किया गया था, वह किया गया था 2019 में। ठीक है? अब एक बात और जो कि आपसे कई बार पूछी जाती है कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक?
दूसरी बात, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, जैसे स्टेट व फेडरेशन की पृथक-पृथक नागरिकताएँ। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और भारत के नागरिक हैं, तो अमेरिका में क्या होगा, एक आपका होगा कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, इसका प्रमाण पत्र अलग आपके पास होगा और आप भारत के नागरिक हैं, इसका प्रमाण पत्र आपके पास अलग होगा। ऐसा कहाँ पे होगा? अमेरिका में। लेकिन अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका एक ही प्रमाण होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं कि मध्य प्रदेश के हैं कि बिहार के, उड़ीसा किसके हैं, उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के नागरिक हैं, बात खत्म। तो इसी को हम बोलते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये 2 बातें जो है उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया आपसे कि इसका जो उपबंध है वो भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 लेकर के 11 तक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर नागरिकता के संबंध में जो अधिनियम है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद 6 बार इसका संशोधन किया गया है और चौथी बात यह है कि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक? तो ये कुछ बातें जो है आपको जाननी थी, मोटी-मोटी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी वो चीज़ें हो गई हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि संविधान निर्माण के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। अब ये कौन-कौन से लोग थे उसको भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 बातें हमने लिखी हैं। अगर इस 4 प्रकार से लोग जो है भारत के नागरिक बने थे। सबसे पहली बात कि पहला कौन है? संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। पहला, अब पहले में भी 3 शर्तें हैं और इन तीनों में से कोई भी अगर आप पूरी करते हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएँगे। जैसे एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ठीक? और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वह भारत का नागरिक बना था। कब? जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। इसमें क्या रहा कि यदि आप भारत के मूल निवासी हैं और साथ में यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक? अथवा यहाँ पे देखिए या लिखा हमने ना, अथवा उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो एक तो आपका ये कि जो भारत का मूल निवासी हो, साथ में इनमें से कोई एक। अगर ये तीनों में 2 बातें आपके पास हैं, तो आप भारत के नागरिक माने जाते हैं, पहला टाइप। सेकंड टाइप ये है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक? यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए रहे हों, यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा नहीं हुआ था, उसके पहले भारत में पैदा हुए हों और और नीचे दिए गए किसी 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमने इसको लाल कर दिया है और इसको यहाँ पर भी लाल कर दिया है। दोनों देखिएगा कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, ठीक? दूसरी बात ये है कि यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया मतलब भारत में आया हो, रहा हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हुआ हो, ठीक? लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है, अनुच्छेद 6 के तहत, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य भारत से के पहल में पैदा हुए रहे हों, तो वह भारत का नागरिक होगा। साथ में यह भी एक बात लागू होती हो, इनमें से कोई एक बात लागू होती हो, ठीक है? 2 टाइप आपका हो गया। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा तब समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, अनुच्छेद 7 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको अनुच्छेद 6, 7 और 8 की बात कही जा रही है। और चौथी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई थी, ताकि वे भारत के नागरिक
की नागरिकता को ग्रहण कर सके अनुच्छेद 8 के तहत। तो ये 4 प्रकार ऐसे थे जिसके तहत जो है 4 लोग मतलब जब हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तब हमारे देश के नागरिक बने थे ये 4 टाइप के लोग, ठीक? और अगर इसी को हम मोटा-मोटा देख लें तो इसको हम संक्षेप में कहते हैं कि कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएँ निम्न नागरिकों की चर्चा करती हैं। जो भी आपको उतनी लंबी-चौड़ी बात लिखी है तो उसका जो सार है वो यही है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात, व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो मतलब भारत में लौट आया हो, वह। तीसरी बात, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में फिर वह लौट आया हो। और चौथी बात हुआ कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो अगर कोई इस प्रकार से 4 टाइप का व्यक्ति है तो उसको हम भारत का नागरिक मान लेंगे, ठीक है? इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य भी है, इसको भी आप लोग जानते रहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, देखिए नहीं होगा या नहीं माना जाएगा, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता को ग्रहण कर ले, अनुच्छेद 9। उत्तर प्रदेश परिषद में पूछी गई बात है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और यहाँ का नागरिक होने के साथ-साथ किसी अन्य देश की भी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है, तो उसको हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है। साथ में पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ संसद को यह अधिकार है, किसी राज्य की विधान परिषद को यह अधिकार नहीं है, विधायिका को, ठीक है? चाहे विधान परिषद हो, चाहे आपका विधान सभा हो, चाहे विधानसभा या विधान परिषद हो, उसको अधिकार नहीं, सिर्फ संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है, अनुच्छेद 11, ठीक? तो ये 2 बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर हुई इतनी? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 तथा इसके संशोधन के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है, मतलब जो नागरिकता से संबंधित जो मेन आपका अधिनियम है वो कौन-सा है? नागरिक अधिनियम 1955 ही है और इसको जो है 6 बार क्या किया गया था? संशोधित किया जा चुका है। टाइम जान लीजिए और ये जो संशोधन आपका ये उत्तर प्रदेश परिषद में पूछा गया कि कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है? तो 6 बार हो चुका है। कब-कब हुआ है? 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2000 लास्ट में 19 में हुआ था। ठीक? तो इतनी सारी बातें आपको जाननी थी। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भारत में जो नागरिकता है, उसका जो अर्जन हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके 5 टाइप्स हैं। अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति हमको मिलता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर कि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी भारत के नागरिक थे, तो इस नाते हम भी यहाँ के नागरिक हैं। तीसरा, कि अगर कोई चाहे तो यहाँ पे पंजीकरण के माध्यम से भी बन सकता है। चौथा है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के रूप से और पाँचवाँ है क्षेत्र समाविष्ट या सम्मिलित के द्वारा। अगर कोई देश जो है भारत का हिस्सा बनता है, तो उसके लोग भी भारत के नागरिक माने जाएँगे। तो ये कुछ बातें जो है रही हैं। तो जिनमें से ये जो 2 बातें हैं, ये आपको पता है कि जन्म के आधार पर मतलब हम अगर यहाँ पैदा हुए हैं या हमारे माता-पिता पैदा हुए हैं, तो ये जो वंश के आधार पर और जन्म के आधार पर हम यहाँ के नागरिक माने जाएँगे। अब बचती है बात 3, 4 और 5, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा डीपली देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए, तो जो तीसरी बात है उसको हम लोग कहते हैं कि पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसमें क्या कह रहा है कि संक्षेप में इस प्रकार के व्यक्ति को मूलतः भारत का निवासी माना जाता है यदि यदि क्या हो? पहली बात कि वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर से आया और हमारे देश में 12 महीने से रह रहा है, उसके बाद वह आवेदन करता है तब हम मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप आए, कल ही आए और आज ही आपने जो वो अपना आवेदन दे दिया कि हमको भी भारत का नागरिक बनना है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? चलिए, अगर आपको आवेदन देना है तो कम से कम आपको 12 महीना यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आवेदन स्वीकार होगा। दूसरी बात, भारत में वह 8 वर्ष पूर्व से रह रहा हो तथा इस प्रकार का आवेदन देने के ठीक पहले कम से कम 12 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। 8 साल से रह रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा, लेकिन जब उसने आवेदन किया है उससे 1 साल पहले यानी कि 12 महीना पहले तक
लास्ट टाइम में कहीं नहीं गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत में ही रहा है, तब आपका जो पंजीकरण हम मान लेंगे। तीसरी बात, उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। और क्या लेनी होगी? यही कि मैं संविधान का पालन करूँगा और भारत की विधि का पालन करूँगा एवं भारतीय नागरिक दायित्वों का भी निर्वहन करूँगा आदि। तो इस प्रकार की उसको जो है शपथ लेनी पड़ेगी। और पॉइंट नंबर 4 में एक नोट पॉइंट है, इसको जान लीजिए कि 1986 में नागरिकता अधिग्रहण यानी कि पंजीकरण काल को बढ़ा करके 6 माह से 5 वर्ष कर दिया गया। अर्थात जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष का निवास करना होगा। इससे पहले की अवधि क्या थी? 6 माह थी। तो यह जो एक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक बार। कि 1986 का जो अमेंडमेंट आया था, जो संशोधन हुआ था, उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 5 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा। पहले जो इसकी अवधि थी, वो थी 6 माह। ठीक? ये तो बात होगी आपकी पंजीकरण द्वारा। दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक रूप से या फिर देशीकरण के द्वारा, नेशनलाइजेशन के द्वारा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है, लेकिन वो क्या हो? अवैध प्रवासी ना हो। तब और ये किसको करेगा? उसके अंदर क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, वो ये देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट के अंतर्गत लिखा गया है कि हम जो है आपको भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन आपके पास ये 7 प्रकार की बातें होनी चाहिए। पहला, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो। अगर कोई ऐसा देश है जहां पर भारतीय लोगों को वहां की नागरिकता ना मिलती हो, ठीक है, तो हम भी आपको नहीं देंगे। दूसरी बात, यदि वह किसी देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। तीसरी बात, उसका जो चरित्र है वह अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात यह है, अभी देख रहा हूँ। और चौथी बात यह है कि यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक या थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। ठीक? और पांचवी बात यह है कि यदि वह 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। ठीक? 5 बातें हो गई। चलो भाई। और छठी बात यह है कि यदि विशेष उपबंध के तहत व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबद्ध हो, तो उसे उपरोक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। और सातवीं बात यह है कि इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है ना? चलो भाई। और नेक्स्ट बात यह है कि क्षेत्र के समाविष्ट होने पर, तो जो भी तक आपने ऊपर देखा वह जो है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिलने की बात बताई जा रही थी। नेक्स्ट आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है क्षेत्र समाविष्ट होने पर। इसमें क्या बातें हैं? पहला यह है कि नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं जिस दिन से वह क्षेत्र हमारे देश में मिल जाता है। जैसे जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। नागरिकता आदेश पांडिचेरी 1962 जारी किया। यह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही जारी किया गया था और तब से जो पांडिचेरी के लोग थे वह भारत के नागरिक हो गए। ठीक है? ये कुछ बातें आपकी रही हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? अभी तक हमने आपको बताया कि आखिर नागरिकता का आप अर्जन कैसे कर सकते हो। अब हमारी बात है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। पहली बात कि अगर कोई चाहे कि यहाँ की नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से त्याग दे तब। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा और तीसरा उसको वंचित किए जाने पर। तो 3 प्रकार के इसके जो है समाप्ति के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला यह है कि स्वैच्छिक त्याग क्या होता है? जब कोई नागरिकता
त्याग की घोषणा करता है, तो ऐसी घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। जैसे मान लीजिए, अगर हमारे भारत में के साथ किसी अन्य देश का युद्ध चल रहा हो और कोई कह रहा है कि सर अब हमको जो है भारत का नागरिक नहीं रहना है, तो इस समय भारत सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर उसको नागरिकता को जो है क्या कर सकती है? मना कर सकती है कि अभी हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है, अभी आपको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, जिसने हमारे देश से स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का त्याग कर दिया है। लेकिन अगर वही बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत से नागरिकता त्याग करके कहीं और चला गया और उसके साथ उसका बेटा भी है और उसकी उम्र अभी जो है 18 वर्ष से कम है, तो उसको भी हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 18 वर्ष के बाद अगर वह चाहे तो भारत का नागरिक बन सकता है, उसके बारे में प्रावधान आपके पास किए गए हैं। ठीक? दूसरी बात कि बर्खास्तगी के द्वारा, पहली बात ये, यदि कोई स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भाई जब आप वहाँ के हो गए तो फिर हमारे यहाँ की रहने की क्या ज़रूरत, है ना? दूसरी बात यह है कि जब और यह जो है तब लागू नहीं होता जब भारत किसी युद्ध में युद्धरत हो। अगर भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा हो और उस समय जो है आप भारत से किसी और देश के नागरिक हो गए, तब भी हम इसको नहीं मानेंगे। जब हमारे यहाँ का युद्ध समाप्त हो जाएगा तभी हम इसको मानेंगे। ठीक है? ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है और आप जाकर के किसी और देश के बड़े हितैषी बन गए और यहाँ की कुछ कुछ सूचनाएँ जो है लीक कर दिए। तो उस कंडीशन में जो आपकी नागरिकता है उसको हम मानेंगे नहीं। ठीक है? यह नोट पॉइंट है। ठीक? और रही बात लास्ट आपकी वंचित करने पर, वंचित वाला क्या मसला है, इसको भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। ठीक है? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त उन भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा जिन्होंने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, पहली बात। दूसरी बात, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो उनको क्या कर सकते हैं? अपने देश की नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। तीसरा, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, तब भी उसको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो गई हो, ठीक? तब भी उसका जो हमारे देश की नागरिकता है वह भी समाप्त हो जाएगी। पाँचवीं बात, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, लेकिन 7 वर्ष से 7 वर्ष जो है भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन उस दौरान इनमें से कोई एक काम आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 7 साल से आप गायब हैं। 7 साल से अगर मान लो कोई व्यक्ति पढ़ने गया हो तो तब तो ठीक अच्छी बात है। मतलब आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम 7 साल से कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड होना चाहिए और अगर वो संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर आपको बर्खास्त कर सकते हैं। और संतोषजनक में क्या-क्या बातें होनी चाहिए वो देखो यहाँ पे लिखा गया है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है और उसे किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। और जो ये 7 वर्ष वाली बात है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस दौरान ना तो उसने किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो और ना ही भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा की हो, जिसमें भारत सदस्य रहा हो। तो अगर इन दोनों में आप हैं, तब तो ठीक है। अगर इन दोनों में नहीं है, तब आपका जो नागरिकता है, वह वंचित उसको कर दिया जाएगा। ठीक है? भाई 7 साल से आपका कोई अता-पता नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका आप प्रमाण पत्र दीजिए कि हम कहीं पढ़ रहे थे या हम किसी सेवा में थे, जहाँ पे हमारा जो भारत है, उस देश का सदस्य रहा हो। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी कि जो है नागरिकता के समाप्ति और अर्जन की, है ना? और लास्ट आपका आज की क्लास का है, वह है एकल नागरिकता। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। पहली बात यह है कि भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और ये देखो आपका जो है यूपीएससी 2023 में एज़ इट इज़ पूछा गया था, यही सेंटेंस ही लिखा गया था कि भारत में एक नागरिकता और एक निवास स्थान यानी कि अधिवास है। और तीसरी बात यह है कि अन्य संघीय राज्यों जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक? चौथी बात यह है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्तियों जैसे कि कंपनी, निगम, इन सबको भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है कि हम कोई कंपनी तो कंपनी का तो कि नहीं हम देश के नागरिक, ऐसा नहीं होगा। ठीक? तो ये कुछ बातें जो है एकल नागरिकता के संदर्भ में आपको जाननी थी।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जब हम कल की क्लास में आएँगे तब वहाँ पे जानेंगे एनआरसी क्या होता है, ठीक है? एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, ठीक है? और ओसीआई क्या होते हैं? और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था 2019 का कि सीएए क्या होता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।